और उत्तरकाशी से खबर लेते हैं, जहां पर टनल में बोरिंग मामले में 24 मीटर के बाद बोरिंग का काम रोक दिया गया है। बोरिंग के दौरान रास्ते में कोई मशीन आ गई है, जिसके चलते बोरिंग को रोकना पड़ा है। प्रशासन ने जियो फिजिकल और पेयजल निगम के एक्सपर्ट को बुलाया है। हालांकि पहले से ही ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि बोरिंग के दौरान ऐसी रुकावटें आ सकती हैं, जिसके चलते वैकल्पिक रास्ते भी तलाशे जा रहे थे। हालांकि माना यह जा रहा है कि कुछ देर में बोरिंग का काम फिर से शुरू हो सकता है। इसके बाद जो टनल बनाई जाएगी उसमें सबसे पहले एनडीआरएफ के जवान जाएंगे। वो जवान टनल में फंसे श्रमिकों को एक एक कर बाहर निकालेंगे। तो जियो फिजिकल के एक्सपर्ट बुलाए गए हैं, क्योंकि जो रास्ता बनाया जा रहा था उसमें कोई मशीन सामने आ गई है, जिसकी वजह से काम को फिलहाल रोक दिया गया है। लेकिन वैकल्पिक रास्ते भी तलाशे जा रहे हैं, जिसकी वजह से कहा यह जा रहा है कि थोड़ी देर की काम जरूर रुका है, लेकिन एक बार फिर से काम शुरू किया जाएगा। पेयजल निगम के एक्सपर्ट को भी बुला लिया गया है। तमाम एक्सपर्ट वहां पर पूरी तरह से ये जानने में जुटे हुए हैं कि आखिर किस तरह से जो मजदूर फंसे हैं उनको बाहर निकाला जाए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार और आदेशानुसार और वो हर पल पल अपडेट ले रहे हैं और ऑपरेशन जो है, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो फुल स्पीड पे चल रहा है। और अभी मैं यही बोल सकता हूँ कि ऑगर मशीन जो है बहुत अच्छे से काम कर रही है। और अभी की जो लेटेस्ट अपडेट ये है कि 4 पाइप जो हैं वो इंसर्ट किए जा चुके थे और 5वें की वेल्डिंग चालू है। बीच में थोड़ा सा अवरुद्ध उत्पन्न हो गया था रात में, बट वो सब कुछ अभी हटा दिया गया है और काम बहुत युद्ध स्तर पर चल रहा है। और हम लोग मॉक ड्रिल भी करा रहे हैं अब एसडीआरएफ, पुलिस, एनडीआरएफ की, कि किस तरह से रेस्क्यू करके उनको आगे ले जाया जाएगा। तो वो युद्ध स्तर पे जारी है और मुझे लगता है कि अब जो है हम होपफुल हैं कि बहुत ही जल्दी इसको ख़त्म करके उन सभी को सेफली रेस्क्यू कर लिया जाएगा। टनल बोरिंग के दौरान कोई बाधा आ जाए या कोई मशीन जो मलबे में दबी है वो टनल के आगे आ जाए, इस बात की पहले से आशंका थी। इस बात को मानकर चला जा रहा था कि आगे कोई अवरोध भी पैदा हो सकता है। अभी जो अवरोध पैदा हुआ है, इसके बाद वैकल्पिक उपायों की भी तलाश की जाने लगी है। प्रशासन की ओर से अन्य मशीनों की एक बैकअप के तौर पर पूरा प्लान इसका तैयार किया जा रहा है। इधर उधर संपर्क भी किया जा रहा है। फिर भी माना जा रहा है कि कुछ देर बाद बोरिंग का जो कार्य है एक बार फिर से शुरू हो सकता है। प्रशासन का प्लान है कि यदि बोरिंग सफलतापूर्वक संपन्न हुआ तो सबसे पहले जो 900 mm के जो पाइप हैं उनके जरिए जो टनल बनेगी, 50 से 60 मीटर लंबी टनल, उसमें सबसे पहले एनडीआरएफ के जवानों को उस टनल से भेजा जाएगा, क्योंकि टनल के अंदर क्रॉलिंग करके जाना होगा। जो 40 जिंदगियां दूसरी पार हैं, 5 से 6 दिन का समय उनको हो चुका है। हो सकता है कि कोई क्रॉलिंग करने की हालत में न हो, इसलिए सबसे पहले एनडीआरएफ को भेजा जाएगा। एनडीआरएफ फंसे हुए मजदूरों के पास जाएगी और उसके बाद एनडीआरएफ के जवान उनको एक एक करके क्रॉलिंग के सहारे रेस्क्यू करते हुए या फिर स्ट्रेचर को डालकर उन श्रमिकों को बाहर निकाला जाएगा। जब श्रमिक टनल के रास्ते बाहर आ जाएंगे तो बाहर उनको कुछ घंटे तक वातानुकूलित करने के लिए टनल के अंदर ही रखा जाएगा। टनल के बाहर फिर भी नहीं लाया जाएगा। लेकिन उसके बाद कुछ घंटों के विश्राम के बाद यहाँ पर जो हॉस्पिटल है, अस्थायी जो हॉस्पिटल बनाया गया है, यहाँ पर डॉक्टर उनका हेल्थ चेकअप करेंगे। यदि ज़रूरी लगा कि इनको कुछ मेडिकल सुविधा की ज़रूरत है तो उनको हायर सेंटर यहाँ से रेफ़र किया जा सकता है। यह अभी तक प्रशासन का प्लान है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को इसके लिए बैकअप में रखा गया है। कल रात भर भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान इसकी मॉक ड्रिल करते रहे। फिलहाल पूरा फोकस है बोरिंग पर। बोरिंग मशीन में यदि कोई खामी आती है तो उसका वैकल्पिक उपाय यहाँ पर बैकअप के रूप में खोजा जा रहा है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18, सिलक्यारा, उत्तरकाशी। आज मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। चित्रकूट विधानसभा में भी जगतगुरु रामभद्राचार्य ने मतदान किया। रामभद्राचार्य ने कहा कि मैंने राम को लेकर, राष्ट्र को लेकर, चित्रकूट के विकास को लेकर और सनातन धर्म की रक्षा को लेकर मतदान किया है। जितना स्वास्थ्य जरूरी है उतना मतदान जरूरी है। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने कहा कि अयोध्या में बन रहा राम मंदिर मानवता का मंदिर है, संस्कृति सदाचार का मंदिर है। वहीं यतीन्द्रानंद गिरी ने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा है। ये केवल राम का नहीं, ये धर्म का मंदिर है, मानवता का मंदिर है, सभ्यता का मंदिर है, संस्कृति का मंदिर है, सदाचार का मंदिर है। और ये वास्तव में देखा जाए तो मानवता का मंदिर बनने जा रहा है,
विपक्ष को अगर अब भी सद्बुद्धि आ जाए, मैं तो भगवान श्री राम से यही प्रार्थना करूंगा कि विपक्ष को सद्बुद्धि दें, जिससे वह भी इस देश, समाज, राष्ट्र के लिए कुछ सोचना शुरू करें और बोलना शुरू करें। ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट आज पेश नहीं होगी। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एएसआई रिपोर्ट पेश होने के आसार आज कम नजर आ रहे हैं। एएसआई की टीम कुछ और समय मांग सकती है। दोपहर 2:30 बजे मामले की सुनवाई होनी है। जिला जज की अदालत में दाखिल होनी है आज रिपोर्ट। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने एएसआई की टीम को 15 दिन का और समय दिया था। और देखिए, पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि 2 संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं। ज्यादा जानकारी के साथ में उपेंद्र द्विवेदी जुड़ गए हैं। उपेंद्र, क्या संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं कि आज एएसआई की टीम और समय मांग सकती है? बिल्कुल, देखिए, एएसआई ने ये एप्लीकेशन दे दी है, 15 दिन का समय मांग लिया है और अदालत से एएसआई सर्वे की रिपोर्ट पेश करने के लिए इस वक्त की ये बड़ी खबर है। 15 दिन का और समय, पिछली तारीख में भी 15 दिन का समय मांगा था और इस तारीख में भी उन्होंने 15 दिन का समय मांगा है अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए। माना जा रहा था कि जिस तरीके से पिछले दिनों साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए गए थे, उसके बाद आज रिपोर्ट पेश हो सकती है। लेकिन न्यूज 18 ने पहले ही अपने दर्शकों को बताया था कि आज रिपोर्ट पेश होने के कम चांसेस हैं। 2 चर्चाएं हैं, जिनमें से जो चर्चा थी वो सही निकली। एएसआई के स्टैंडिंग काउंसिल ने प्रार्थना पत्र जिला लेकिन जज की क्या अदालत में कारण है, क्या बड़ी वजह है कि बार बार आगे वक्त मांगा जा रहा है? क्योंकि इससे पहले भी डेट थी, उस वक्त भी कुछ और समय मांगा गया था। बिल्कुल, देखिए, लगातार चूंकि ये बताया जा रहा है कि ये रिपोर्ट करीब 400 पन्ने की है, तो ऐसे में एक एक चीज का मूल्यांकन किया गया है। रसायन शास्त्रियों ने मूल्यांकन किया है, एएसआई विशेषज्ञों ने मूल्यांकन किया है, जीपीआर टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। तो तमाम सारी जानकारियां ली गई हैं और उन जानकारियों को रिपोर्ट की शक्ल देने में कुछ वक्त लग रहा है। और बड़ी रिपोर्ट है, 250 करीब साक्ष्य है जिन्हें जमा कराया है। इसलिए माना जा रहा है कि पिछले दिनों त्योहार भी था और कुछ और भी वजह थी, जिस वजह से रिपोर्ट अभी नहीं बन पाई है। और अब 15 दिन का समय मांगते हुए अदालत से दरखास्त की गई है कि अब उनको 15 दिन का समय दिया जाए ताकि वो पूर्ण रिपोर्ट और मजबूत रिपोर्ट अदालत में पेश कर पाए। और इसके लिए अदालत में प्रार्थना पत्र दे दिया गया है। 2:30 बजे से जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत पर इस एप्लीकेशन पर सुनवाई होगी। अब देखना ये होगा कि 15 दिन के इस प्रार्थना पत्र पर अदालत क्या फैसला देती है। उपेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी जानकारी लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने इजराइल हमास के बीच चल रही युद्ध पर भी टिप्पणी की और कहा कि निर्दोष लोगों की हत्या गलत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सभी के सामने है कि पश्चिमी एशिया क्षेत्र में हो रही घटनाओं की वजह से कई चुनौतियां उभर रही हैं। भारत ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए आतंकवादी हमले की निंदा की है। हमने संयम भी बरता है। हमने बातचीत और कूटनीति पर जोर दिया है। हम इजराइल और हमास के बीच युद्ध में सामान्य नागरिकों की मौत की भी कड़ी निंदा करते हैं। सबका साथ और सबका विकास जरूरी है, लेकिन हम सभी देख रहे हैं कि पश्चिम एशिया क्षेत्र की घटनाओं से नई चुनौतियां उभर रही है। भारत ने 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए जघन्य आतंकी हमले की निंदा की है। हमने रिस्ट्रेंट के साथ ही डायलॉग और डिप्लोमेसी पर भी जोर दिया है। इजराइल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट में सिविलियंस की मौत की हम कठोर निंदा करते हैं। राष्ट्रपति महमूद अब्बास जी से बात कर हमने फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय सहायता भी भेजी है। ये समय है जब ग्लोबल साउथ के देश ग्रेटर ग्लोबल गुड के लिए एक स्वर में बात करें। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के लिए हम सब मिलकर 5 Cs के साथ आगे बढ़ें। यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।